नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम अपने चैनल पर ऑडियो स्टोरीज़ का एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हॉरर डायरीज़। इस सेगमेंट में आप सुन सकेंगे अपनी मनपसंद कहानियाँ। आज की कहानी है हवेली के कितने राज, जिसको लिखा है शैलेश जी ने। तो सुनते हैं आज की कहानी। 16 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास करने के बाद 11वीं में प्रवेश और उस उम्र में लड़कियों के साथ पढ़ना, वो भी शहर में। वाह, ये मेरी ज़िंदगी में कुछ नया सा था। मेरे गांव से बहुत से बच्चे शहर पढ़ने जाते थे क्योंकि शहर एकमात्र पढ़ाई की जगह थी जहां कॉलेज ज़्यादा थे और अच्छे अच्छे थे। मैंने भी शहर के कॉलेज में प्रवेश लिया था। हॉस्टल में रहकर हम अपने कुछ मित्रों के साथ पढ़ाई करते। मुझे पता नहीं था, पर जब भी मैं कॉलेज से वापस आता दिल में अजीब सी हलचल होती और आने का मन नहीं करता था। ऐसा होता था कि 1-2 घंटे और पढ़ाई हो और मैं संजना को देखता रहूं। मुझे तब पता भी नहीं था कि ये कौन सी शक्ति थी जो मुझे संजना की तरफ खींचती थी। बस इतना पता था कि मेरे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे और मुझे डांट पड़ती थी। जब मुझे डांट पड़ती थी तो वो खिलखिलाकर हंस देती थी। उसके खिलखिलाने पर मैं अपने 100 प्रोजेक्ट वार कर देता। मुझे कुछ पता नहीं रहता। ये बात अलग थी कि जब भी साप्ताहिक या मासिक परीक्षा होती तो मैं हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर होता था। यही एक वजह थी जो अध्यापक भी मुझे स्नेह करते थे। संजना, मेरी दोस्ती बन जाए यार, मैंने संजना को बोला। फिर वो बोली, दोस्त तो हूँ मैं खुश हो गया। फिर बाद में वो 2 शब्द बोली, सभी की हूँ, तुम्हारी भी। और हाँ, ये बनने बनाने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। और वो मुस्कुराते हुए निकल जाती। मैं उसे देखता रह जाता। शहर से मेरे गांव हर एक शनिवार को आता था और रविवार पूरा दिन और रात रहकर सुबह शहर के लिए निकल जाता और फिर 12 बजे के पहले कॉलेज। एक बार मैं शनिवार की रात खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। गर्मी का मौसम था। मैं हमेशा शहर से जब भी गांव आता था तो बरामदे में या खुले आसमान के नीचे चारपाई पर बिस्तर लगाकर सोया करता था। उस रात भी मैं बिस्तर लगाकर सोया और किसी की शादी में मिला परफ्यूम लगाकर खुद को तरोताज़ा और खुशबूदार बनाया। ये बस इसलिए कि यदि संजना सपने में आए तो मैं ठीक ठाक दिखूं। यह एक नादानियों से भरी बेवकूफ़ी कहूँ या बेवकूफ़ी में नादानी। मैंने अक्सर सुना था भूतनियों को खुशबुओं से बहुत प्यार है, पर उस समय मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ संजना के ख्यालों में था। मेरी नींद लगी और मैं सो गया। काली अमावस की रात थी। हल्की हवा बह रही थी और नीम के पेड़ पर पत्ते हिल रहे थे। मैंने देखा मेरे सामने वाले 3 मंजिल बड़े घर के सामने सबसे ऊपर छत पर कोई खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। मैंने उसे ध्यान में नहीं लिया और पुनः अपने घर की तरफ देखा, पर वापस मेरी नज़र उधर छत की तरफ चली गई और मैंने देखा वो अब भी मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा पूछूं और मैं पूछ बैठा, कौन? पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई और वो मुझे घूरे ही जा रहा था। फिर मैंने दोबारा सोचा, होगा कोई, मुझे क्या। पर वो एक काला साया था जो मुझे घूरे ही जा रहा था। मैं थोड़ा डर गया। आखिर वो काला साया क्या था? वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा था, बस मुझे देखे जा रहा था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। तब मुझे उत्सुकता होने लगी कि आखिर वो है कौन और क्या चाहता है। हनुमान जी का नाम लेकर मैं बिस्तर से उठ गया और अपनी चारपाई से थोड़ा दूर उसके नज़दीक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन है? क्या चाहिए? कोई आवाज़ किए बिना उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर मुझे घूरने लगा। कौन हो तुम? उधर से कोई आवाज़ नहीं आई।
बस एक हरकत हुई। वो काला साया छत पर बने दीवार के पास आया, जो छत से कोई गिरे नहीं उस वजह से घेरा रहता है। वो साया दीवार के बिल्कुल पास आ गया। मैंने उसे रोका। रुक जा भाई, गिर जाएगा। पर उसने शायद सुना ही नहीं, मुझे अनसुना किया। वो दीवार से सटकर खड़ा हुआ और एक पैर दीवार के इस तरफ और दूसरा पैर छत पर दूसरी तरफ रखकर उसी दीवार पर बैठ गया और कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैं हिम्मत करके उसे रोकने में लगा था। मुझे लगा शायद वो नींद में होगा। मैंने उसे रोका। भाई रुक जा, गिर जाएगा। छत 3 मंजिल की थी, तो ऊंचाई भी 35 फुट से कम नहीं थी। नीचे कठोर ज़मीन। यदि वो गिर गया तो बचेगा नहीं। यही सोचकर मैं कांप सा गया और पुनः बोला, भाई रुक जा, रुक जा भाई, गिर जाएगा। पर उसे शायद सुनना ही नहीं था और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। मैं समझ गया शायद वो बीमार था और उसे मरने या जीने का होश नहीं था। मैं फिर से चिल्लाया, रुक जा भाई, रुक जा, गिर जाएगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। रात और काली हो चली थी। हवाओं का बहना और तेज़ हो गया था। उस घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। छत पर कुछ बच्चे नज़र आने लगे, सभी के सभी काले कपड़ों में, और सभी की आंखें चमक रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे उस आदमी की चमक रही थी। उसमें से एक बच्चा बोला, चल कूद जा, जा जा, कुछ नहीं होगा, चल। वो आदमी डर रहा था। वो कूदना नहीं चाहता था। उसने बोला, नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो हा 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 हा, एक डरावना अट्टहास हुआ। सभी बच्चे हंसने लगे। मर जाएगा? बुद्धू, और कितना मरेगा? अरे तू तो पहले ही मरा हुआ है। हा 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 हा, मर जाएगा। नहीं भाई, नहीं कूदूंगा। उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो जो नीचे लड़का खड़ा है, वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा। उनमें से एक लड़की मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर समझ में सब आ रहा था। आंखों के जलने बुझने से वो कड़क आवाज़ में बोली, उसे कुछ नहीं पता, चल कूद जा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सभी, वो मर जाएगा, मैं नीचे से चिल्लाया। चुप करो तुम, कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से कूद जा, हमें छुपना है, अभी माँ ढूंढेगी तब, इसलिए ही बोलती हूँ, कूद जा, माँ ढूंढेगी, तुझे मिलेगा नहीं और हम सभी से तू जीत जाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। उन लोगों में से किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और मैं चीखता रह गया, गिर जाएगा, गिर जाएगा। उन बच्चों ने उस आदमी को उकसाया, खूब उकसाया, पर अचानक उसने फिर से कूदने से मना कर दिया। तो धड़म, उन बच्चों ने उसे धक्का दे दिया। आदमी नीचे गिरा और एक जोर की आवाज़ हुई, पर उस आदमी के चीखने या चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। फिर वो चीख उठा, नहीं। ऊपर छत से सभी बच्चे हंसने लगे। मर गया कमीना। नीचे गिरे आदमी के परखच्चे उड़ चुके थे। मैं जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, और वो सभी बच्चे मुझे देखकर हंस रहे थे। वो इतना चीखा कि मेरी नींद खुल गई। मेरे पास मेरी माँ दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? मैं उन्हें क्या बताता? मैं एक सपने में था। मैं क्या सोच कर सोया था कि सपने में संजना से मिलूंगा, पर सपना कुछ और ही था, और इतना खतरनाक। मैं थर थर काँप रहा था। मेरा शरीर गर्म हो गया था, सिर फट रहा था, और फिर माँ ने किसी तरह सुलाने की कोशिश की, पर मैं दोबारा सो न सका। किसी तरह सुबह हुई। उजाला होते ही सबसे पहले मैं उस जगह पर भागा
जहाँ पर वो आदमी सपने में गिरा था, और मैं वहाँ जो देखता हूँ तो देखकर मेरे होश उड़ गए। उस जगह पर खून की बूंदें थी, और जगह भी थोड़ी दबी हुई थी, घास दबी हुई थी। ये कैसे हो सकता था? यदि मैं किसी से इस बात का जिक्र करता तो कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और उसे भूल जाने का प्रयास करने लगा। वो घर तो वर्षों से बंद था। मेरे ही सामने उस घर के लोग कहीं बाहर चले गए थे, सब कुछ छोड़कर। घर में ताला लगा था। तो रात वाली घटना क्या थी? मुझे याद है, उस घर में एक बूढ़ी औरत, उसकी एक लड़की, उसकी लड़की की 3 और लड़कियां थीं। उस बूढ़ी औरत का दामाद हमेशा घर से बाहर रहता था। वो कभी इस घर में नहीं आता था। कभी कभी बूढ़ी औरत की लड़की अपनी माँ के साथ पति के पास ससुराल जाया करती थी। यही तो था हमेशा से। जब बूढ़ी औरत का स्वर्गवास हो गया तो उसका दामाद आया और अंतिम संस्कार के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर में ताला लगाकर हमेशा के लिए कहीं बाहर चला गया। अब मुझे उस घर के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी थी, पर किससे पूछूं? सोचा माँ से पूछूं, पर माँ रात में मेरे चौंकने वाली घटना को लेकर बहुत परेशान थी। इस वजह से मैंने उनसे नहीं पूछा। फिर मैंने बड़ी अम्मा से पूछना मुनासिब समझा। मैंने सिर्फ परिवार के बारे में पूछा। बड़ी अम्मा के मुताबिक उस घर में 3 भाई थे। 3 में से 2 बाहर रहते थे। उनके बच्चों के बारे में बड़ी अम्मा को कुछ पता नहीं था। जो एक भाई था, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और दूसरा लड़का। लड़के की जब शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी के साथ शहर में बस गया। बची लड़की तो उसके बारे में पता है ही है। मेरी हिम्मत नहीं थी कि रात वाली घटना के बारे में बड़ी अम्मा से पूछूं। दिन भर तो मुझे ज़्यादा कुछ एहसास नहीं हुआ, पर जब रात हुई तो मुझे तेज़ बुखार आ गया और मेरा पूरा शरीर तपने लगा। मैं थर थर काँप रहा था। माँ ने उसी रात बंगाली डॉक्टर के यहाँ से दवा मंगाई। मुझे दवा खिलाकर माँ ने अपनी चारपाई के पास ही मेरी चारपाई लगाई और मैं वहीं सो गया। सुबह तक सब कुछ ठीक था, बुखार कोसों दूर। फिर मैं तैयार होकर अपनी किताबें और माँ का दिया हुआ कुछ खाने का सामान लेकर शहर की तरफ चल दिया। रात को जो भी हुआ, क्या वो सच में हुआ था या वो बस एक डरावना सपना था? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग का। धन्यवाद।